हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 30, चौहान मेंशन। स्वर के सवाल पर सरगम की बोलती एकदम से बंद हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो कैसे बताती स्वर को कि वो अमन के साथ थी। अमन उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा था। बताने को तो वो स्वर को बता भी सकती थी, लेकिन अकेले में। और फिलहाल वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, न सिर्फ फैमिली के बल्कि स्वर के बुलाए हुए मेहमान, उसके बिजनेस पार्टनर, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, बताओ मुझे सरगम, तू कहाँ बिजी थी जो तुम धड़कन का ख्याल नहीं रख पाई। सरगम की आंखों में नमी लिए बोली, मुझे लगता है फिलहाल मैं कहाँ थी, ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि धड़कन कहाँ है। सर तुरंत बोला, वो तो मैं पता लगा लूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे भी जानना है कि तुम कहाँ थी। तुम्हारी नज़रें धड़कन पर से हटी तो हटी कैसे। सरगम अब गुस्से से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या चौहान साहब? आप किन बातों को लेकर बैठ गए हैं? मैं आपको कह रही हूँ ना, इस वक्त धड़कन को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं ढूंढना है तो मैं खुद ढूंढ लूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन सर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया। सरगम तो पलटकर उसकी तरफ देखा। सर एक बार फिर से बोला, जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम कहाँ थी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मिस सरगम, या तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ थी, और या फिर। ये बोलते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सरगम उसकी तरफ देखती रह गई। अंबिका गुस्से से बोली, हाँ भाई, सरगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पहले धड़कन के बारे में पता लगाना चाहिए। वो कहीं मिल नहीं रही है और आप सरगम से ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। कृपा जी भी गुस्से से बोली, मैं तो खुद तुझ पर हैरान हो रही हूँ स्वर, तुझे हुआ क्या है? यहाँ हमें धड़कन की टेंशन हो रही है और तुझे ये जानना है कि सरगम कहाँ थी। स्वर सरगम की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मुझे जानना है और सरगम को मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो कहाँ थी। सरगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो स्वर की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, तब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वरना जब तक उस स्वर को उसके सवालों का जवाब नहीं देती तब तक स्वर धड़कन को नहीं ढूंढता। तो वो स्वर को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी एक सर्वेंट भागता हुआ वहां पर आया। उसके हाथों में एक बच्चा था जो पूरी तरह से एक कपड़े में लिपटा हुआ था, जो खून से सना हुआ था। वो जोरों से चिल्लाते हुए कहा, साहब जी, ये देखिए मुझे क्या मिला। साहब, ये देखिए मुझे क्या मिला। ये चिल्लाते हुए वो वहां पर पहुंचा तो सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई और उसके हाथों में वो खून से सने हुए कपड़े में लपटे बच्चे को देखकर सबकी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गई। वहीं अनामिका की आंखें बड़ी हो गई, जो चाहती थी कि ये सब बाद में हो। पहले स्वर और सरगम के बीच खूब सारी लड़ाई हो और स्वर सरगम को जलील करके इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन अब उसने जल्दी से मौका संभाला और उस सर्वेंट की तरफ बढ़ गई। उसने उसके हाथों से वो बच्चा लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया मिस्टर चौहान? हमारी धड़कन हमारी धड़कन इस दुनिया में नहीं रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस सरगम। तुम अपने आशिक के चक्कर में हमारी धड़कन का ख्याल नहीं रख पाई और तुम्हारी वजह से हमने हमारी धड़कन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैंने देखा था तुम्हें, तुम वहाँ पर किसी लड़के के साथ खड़ी थी और वो लड़का तुम्हारे बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि मैं बता भी नहीं सकती, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से धड़कन की जान चली गई। ये बोलते हुए उसने धड़कन की तरफ देखा, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। स्वर अपनी जगह पर खड़ा सुन रह गया। उसकी नज़र भी धड़कन पर ही थी और उसे इस हालत में देखकर उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर गया।
वहीं सरगम भी चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनामिका एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, तुम धड़कन की माँ होने का दावा करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से धड़कन की जान चली गई। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। तुम माँ के नाम पर कलंक हो मिस सरगम। तुम्हारी वजह से इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही स्वर अब आगे की तरफ आया और उसने एक नजर अनामिका की तरफ देखा और फिर सरगम की तरफ। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अनामिका एक बार फिर से बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर चौहान, जो मैंने आपकी बात मान ली। काश मैं आपकी बात माननी नहीं होती। अगर मैंने धड़कन की जिम्मेदारी मिस सरगम को नहीं दी होती तो आज धड़कन जिंदा होती, वो हमारे बीच होती। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मत मारी गई थी। जो मैंने मिस सरगम की बात सुनी, अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ स्वर ने उसके गाल पर चढ़ दिया और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरी। धड़कन जो उसकी गोद में थी वो भी उसकी गोद में ही रह गई और अब उसके गिरने पर वो उछलकर साइड में गिरी और फिर अगले ही पल उस बेबी डॉल टॉय में से आवाज निकलने लगी, रिंगा रिंगा रोरेज। वो आवाज सुनकर अनामिका ने तुरंत उस बेबी डॉल की तरफ देखा जिसे वो कब से धड़कन समझ रही थी। खून से लिपटी उस चादर में धड़कन नहीं बल्कि एक बेबी डॉल थी जो वजन में काफी ज्यादा हैवी थी। तो अनामिका को धड़कन लगी और उसे ऐसा लगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद धड़कन को मारने के लिए पीछे स्टेज पर छोड़ आई थी जहाँ बहुत बड़े बड़े बेंचेस लगे हुए थे और उन्हीं बेंचेस के बीच वो धड़कन को छोड़कर आई थी ताकि धड़कन वहां से नीचे गिरे और फिर उसकी जान चली जाए। और जब वो सर्वेंट भागता हुआ उस बेबी डॉल को एक सफेद चादर से लपेट कर लेकर आया तो अनामिका को लगा फिर शायद वो धड़कन को ही लेकर आया, लेकिन वो धड़कन नहीं बल्कि एक सॉफ्ट टॉय था। वहीं सरगम को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसकी धड़कनें रुकने को हो गई थी। उसे इस वक्त और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसे उसकी धड़कन चाहिए थी। वो स्वर के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ये सब आप क्या कर रहे हैं चौहान साहब? ये सब छोड़िए ना, मैं आपको बता दूंगी मैं कहाँ थी और कहाँ नहीं। पहले आप धड़कन को ढूंढिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चौहान साहब प्लीज धड़कन को ढूंढिए वरना। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सब बता रहे थे कि वो कितनी ज्यादा परेशान हो रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। वहीं स्वर ने उसकी हालत देखी तो उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, धड़कन बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर सरगम चौंक गई और सरगम से ज्यादा वहां पर खड़े सब लोग चौंक गए थे। अनामिका के तो होश उड़े हुए थे। स्वर ने अब एक नजर अनामिका की तरफ देखा और बोला, तुमने हमारी लिटिल हार्ट बीट को मारने की कोशिश की। हार्ट बीट? सरगम हैरानी से बोली, आप क्या बोल रहे हैं चौहान साहब? स्वर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा मेरे आसपास कौन रहता है और उसके इरादे क्या हैं? ये लड़की जब से नैनी बनकर आई थी तब से इसके इरादे मैं जानता था, लेकिन अपने इरादों को पूरा करने के लिए ये मेरी लिटिल हार्ट बीट की जान खतरे में डालेगी। इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन जब इसने उस दिन मॉल में ट्रायल रूम में आग फैलाई तो मुझे इसके इरादों के बारे में सब पता चल गया था। पर उस टाइम मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और मुझे जानता था कि उसके इरादे सिर्फ मुझ तक ही लिमिटेड हैं या फिर ये कुछ और भी चाहती है। और तब मुझे पता चला कि ये यहाँ खुद नहीं आई बल्कि इसे यहाँ पर मिस्टर अमन मेहरा ने भेजा है।
ये बोलते हुए उसकी नजरें वहीं सामने खड़े अमन पर चली गई, जो खुद चौंक था कि अनामिका ने ये सब क्या किया। स्वर अमन के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, क्या हुआ? आप इतना शॉक्ड क्यों हैं मिस्टर मेहरा? आपको तो सब पता ही होगा ना। वहीं सरगम खुद हैरान थी कि स्वर ने सब क्या बोल रहा है और अनामिका अमन की भेजी हुई है। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके एक्सप्रेशन देख अफसर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरगम गुस्से से बोली, मुझे कुछ समझना भी नहीं है। मुझे बस मेरी धड़कन से मिलना है चौहान साहब। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी धड़कन दें। ये बोलते हुए अब उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने लगा था, तो स्वर को भी बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगा। उसने तुरंत सरगम को अपने सीने से लगा लिया और सामने खड़े नितेश की तरफ देखा तो नितेश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अंदर की तरफ गया, जहां से वो खिलखिलाकर हंसती मुस्कुराती हुई धड़कन को लेकर आया, जो उसकी गोद में थी और अपने हाथ में एक टॉय लेकर उछल रही थी। उसे सही सलामत देखकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और स्वर के सीने से लगी हुई सरगम ने जब धड़कन की तरफ देखा तो वो स्वर को छोड़कर तुरंत धड़कन की तरफ भाग गई। उसने धड़कन को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसकी क्या हालत हो रही थी। और अब वो लगातार धड़कन के चेहरे को चूम रही थी। कभी उसके माथे को चूमती तो कभी उसके गालों को, कभी उसके नाक को, कभी उसकी आंखों को। उसे लगातार किस करने के बाद अब उसने एक बार फिर से धड़कन को अपने सीने से लगा लिया। वहीं सर की आंखों में उन दोनों को देखते हुए एक रेडनेस आ रही थी। अब उसने वापस अनामिका की तरफ देखा। अमन तुरंत बोला, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर चौहान। ऐसा कुछ नहीं है और मैं इस लड़की को आपके घर पर क्यों भेजूंगा? स्वर सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, आपने कभी मेरे साथ बिजनेस नहीं किया है मिस्टर मेहरा, इसीलिए आप मुझे जानते नहीं हैं। अगर कभी मेरे साथ बिजनेस किया होता तो शायद आपको पता होता कि मैं एक दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर भी अब नर्वसनेस झलकने लगी। अमन के चेहरे पर झलक रही नर्वसनेस देखकर स्वर के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वहीं अनामिका का भी रंग फीका पड़ चुका था। उसके जिस गाल पर स्वर ने थप्पड़ लगाया था वो गाल एकदम से लाल था। स्वर अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ कहना चाहोगी क्या? अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। शायद हो सकता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले न करूं। उसकी ये बात सुनकर अनामिका ने एक नज़र अमन की तरफ देखा और फिर कांपती हुई आवाज में बोली, मैं अपना गुनाह मानने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। पुलिस वाले बहुत पिटाई करते हैं और आप तो मिस्टर चौहान हो, 10 वर्ष चौहान। आप मेरे पुलिस से क्या हाल करवाओगे ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं हर बात आपको बताने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर स्वर हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल वो अनामिका के करीब हुआ और उसने अपना हाथ अनामिका की तरफ बढ़ाया तो अनामिका तुरंत अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठ गई। स्वर ने उसे देखते हुए कहा, जल्दी से बोलना शुरू करो। अनामिका ने अब बोलना शुरू किया, कुछ दिनों पहले मिस्टर अमन मेहरा की तरफ से मुझे कॉल आया था। उनके पर्सनल असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मुझे एक काम करना है और एक नैनी बनकर बच्चे को संभालना है। तो मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि मुझे एक बच्चे को संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो बच्चा आपका है और मुझे चौहान मेंशन में रहना होगा तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने आपको कई बार
अप्रोच करने की कोशिश की। आपका सोशल अकाउंट भी मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन आपने तो कभी मेरा मैसेज तक नहीं देखा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये मौका बहुत अच्छा है। मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। इसीलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन इतना तो मैं भी जानती थी कि उन्हें आपके बच्चे के लिए कोई केयर और कंसर्न तो होगा नहीं, जो वो मुझे यहाँ पर नैनी बनाकर भेजना चाहते हैं। ज़रूर उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। इसीलिए मैंने उनसे सीधा साधा सवाल कर लिया कि उनके इरादे क्या हैं। और तभी मुझे मिस्टर अमन मेहरा ने बताया कि उन्हें सरगम पर नज़र रखनी है। वो सरगम को आपसे दूर करना चाहते हैं। मैं उन्हें सरगम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं, उसकी कंटेंट इन्फॉर्मेशन और बाकी सब चीज़ भी। इसीलिए जब भी सरगम कहीं बाहर जाती थी तो मैं मिस्टर मेहरा को तुरंत कॉल करके बता देती थी। लेकिन सरगम का कभी ज़्यादा आना जाना बाहर हुआ नहीं, तो मिस्टर मेहरा को अपने इरादों को पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं अब लालच में पड़ चुकी थी। मैं अपने हाथ आए इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी शुरू कर दी। उसकी बातें सुनते हुए सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, और साथ ही साथ अमन को भी, जिसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। इस वक्त उसे अनामिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। अनामिका तुरंत बोली, सरगम के लिए, क्योंकि सरगम आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है और आप उसे वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और मैं भी मिस्टर चौहान को चाहती हूँ। तो मैंने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सरगम और मिस्टर चौहान को दूर करने की कोशिश की, और मिस्टर चौहान को सरगम से नफरत करवाने की कोशिश की। अब वो नफरत यूं तो हो नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने धड़कन को बीच में लाने की कोशिश की। मैंने धड़कन की जान जोखिम में डाली ताकि मिस्टर चौहान को गुस्सा आए और वो सरगम को इस घर से बाहर निकाल दे। मैंने शॉपिंग मॉल में भी ट्रायल रूम में आग लगाई थी, और आज भी मैंने ही धड़कन को स्टेज के नीचे छोड़ा था ताकि वहां पर उसका दम घुट जाए, या फिर उसे कोई चोट पहुंच जाए और वो मर जाए। जैसे कि उसने कहा। सरगम जो गुस्से से कांप रही थी, वो तुरंत आगे आई, और अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ अनामिका के गाल पर चढ़ दिया। तो अनामिका एक बार फिर से सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। अमन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यू नो वाट, तुम जैसी लड़की पर मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, जो खुद तो मरोगी और साथ में मुझे भी मरवाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये सब कुछ अपने मुंह से बोल दोगी तो ये स्वर चौहान तुम्हें छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुना है मैंने स्वर चौहान के बारे में। वो एक पल के लिए अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, लेकिन दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम फिलहाल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि तुमने उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। स्वर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, छोड़ूंगा तो मैं किसी को भी नहीं, ना ही इसको और ना ही आपको। मिस्टर अमन मेहरा, आपको क्या लगता है कि अगर ये अनामिका ये सब कुछ कबूल नहीं करती तो आप बच जाते? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे के डेविल एक्सप्रेशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गए थे। उसने सामने नितेश की तरफ देखा तो नितेश ने तुरंत अपने फ़ोन से एक मैसेज किया, और 2-3 मिनट में ही वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ऑलरेडी चौहान मेंशन पहुँच चुकी थी, लेकिन फिलहाल स्वर ने उन्हें अलग जगह पर रखा हुआ था। जैसे ही अमन ने पुलिस की तरफ देखा, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, सिर्फ एक लड़की के कहने पर कुछ साबित नहीं हो जाता। ये लड़की अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती है तो हो सकता है ना कि इसे ये सब कुछ बोलने के लिए स्वर ने कहा हो, स्वर ने पैसे दिए हों,
और अब ये लड़की सबके सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। उसकी बात पर स्वर एक बार फिर से सार्कास्टिक मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी आपने कहा मिस्टर अमन मेहरा कि आप मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अफसोस आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं यूं ही कोई खेल नहीं खेलता, और जब खेलता हूँ तो पूरी तरह से खेल को अपने शिकंजे में कसकर खेलता हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अमन पर और उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सर्द हो गई। अगले ही पल वहाँ पर अंधेरा छा गया और सामने प्रोजेक्टर जहाँ पर पहले धड़कन की पिक्चर्स दिखाई दे रही थी, वहाँ पर एक वीडियो चलने लगी जो कि अमन और अनामिका की थी। जैसे ही अमन को अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, उसने पलटकर उस प्रोजेक्टर की तरफ देखा और फिर दूसरे ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं स्वर अपनी पॉकेट में हाथ डाले आगे की तरफ आया और बिल्कुल उसके करीब खड़े होकर बोला, क्या हुआ, शौक लगा क्या? उसकी बात पर अमन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बहुत तेज निकली तुम। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें थोड़ी देरी से पता चला, पहले पता चलता तो शायद तुम ये हरकतें ही नहीं करते। ये बोलते हुए अभी भी उसकी नज़रें सामने की तरफ थी। वहीं सरगम भी प्रोजेक्टर की तरफ देख रही थी और बाकी सब मेहमानों के साथ साथ फैमिली मेंबर्स की नज़रें भी उस प्रोजेक्टर पर थी जहाँ पर अमन और अनामिका के बीच की बातें चल रही थी। वो दोनों उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे थे और उनकी बातें भी सुनाई दे रही थी। वो वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, अभी पार्टी में कुछ देर पहले की। अमन और अनामिका बिल्कुल साइड में होकर एक दूसरे से मिले थे। अनामिका अमन को बोल रही थी कि वो सरगम को स्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी और अमन उससे पूछ रहा था कि वो कैसे। अनामिका ने उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके डेविल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहे थे। और इसके अलावा भी उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हो रही थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि अमन ने ही अनामिका को वहां पर भेजा था और वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसके बाद अब और किसी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनामिका की आंखों में आंसू बह रहे थे। पहले तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों स्वर के सामने सारा सच बोल दिया, लेकिन अब तो वो भी समझ चुकी थी कि अगर वो सारा सच नहीं भी बोलती तो भी वो बुरी तरह से फंसने वाली थी। और अब वो सारा सच बताकर भी बुरी तरह से फंस चुकी है। वो स्वर के पास आई और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चौहान, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती। इसके आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही सरगम गुस्से से कांपते हुए बोली, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से दफा कीजिए मिस्टर चौहान, वरना मैं बता रही हूँ धड़कन की कसम, मैं इसकी जान अपने हाथों से ले लूंगी। उसकी बात सुनकर स्वर ने सरगम के करीब होकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर मेरा और धड़कन का क्या होगा? पुलिस तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, और आप मुझे जाने देंगे? स्वर हल्का सा मुस्कुराया। उसने सबके सामने सरगम का माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। तुम मेरे और धड़कन के साथ हमेशा रहोगी, हम दोनों की हार्ट बीट बनकर। उसकी बात सुनते हुए सरगम के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वहीं अब स्वर ने पुलिस को इशारा किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को अमन और अनामिका को हथकड़ी पहनाने के इशारे कर दिए। अमन गुस्से से स्वर की तरफ देख रहा था। वो गुस्से में गरजते हुए बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे स्वर चौहान, क्योंकि अगर तुम
स्वर चौहान हो तो मैं भी अमन मेहरा हूँ। कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ मैं, जिसे तुम यूं ही जेल में बंद करवा दोगे। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले तुम बाहर निकलने की कोशिश तो करो। अगर निकल गए तो आकर मुझसे बात करना। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बहुत अच्छी तरह से दूंगा। तब तक सलाखों के पीछे फड़फड़ाते रहो। ये बोलते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए थे। पुलिस की टीम उन दोनों को घसीटते हुए वहां से ले गई और अब स्वर सरगम की तरफ देख रहा था और सरगम स्वर की तरफ। बाकी सबकी नजरें भी उन दोनों की तरफ टिकी हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।